जय गुरु जी। दिव्य आभा। गुरु अनुकंपा संपूर्ण परिवार पर। इस क्रिया पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनकी नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहें तो आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। गुरुजी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का अपने उन मित्रों से उल्लेख किया जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 मास तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरुजी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। अंततोगत्वा गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरुजी ने परोक्ष में कर दिखाया। मैं बाहर, जहाँ पर वाहन खड़े किए जाते थे, अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र न होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यहीं नशा रेस्टोरेंट के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं भौचक्का रह गया। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर न बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। गुरुजी के संरक्षण में जब से मैंने गुरुजी के पास आना प्रारंभ किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ ही मास हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधि कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी। परंतु न उससे लाभ हुआ, न ही माथे पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य स्तर पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द आरंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मितलाना भी आरंभ हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचे, मेरे पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे दो मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी लगातार बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फ़ोन किया। चूँकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, वह मुझे पास के एक चिकित्सालय में ले गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियाँ देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत किया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें एक गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था।
कुछ वर्ष के उपरांत मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री तक चढ़ने लगा, मुझे चिकित्सक को दिखाना आवश्यक हो गया। एक चिकित्सक ने कुछ औषधियां दी। उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए, पर उनका परिणाम अनिर्णित रहा। एक अन्य चिकित्सक ने औषधियों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में ज्वर, जो औषधियों से नहीं उतर रहा था, मिट गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था। वाहन में रक्षा। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन अपराह्न को मैं अपनी कार से बाजार जा रहा था, जो कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक ही बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरे बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसलकर मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बिखरे हुए थे। जब मैंने सामने की कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ सांत्वना कर रही थी, यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहले ही बार चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता ना करे, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोंच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल पत्ती पर हुई, जब कार बहुत धीमे थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधे घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन
गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी, अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा के आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो गए। चूंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिताजी को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी है गुरुजी की माया। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है, उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां हुई। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी।
स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह एक या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहां पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। मेरे अंकों का पुनरावलोकन। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 23 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को बताया और साथ में यह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण न हो पाऊं। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। अरविंद सिंगला, गुड़गांव।